हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स विद आकाश। आज है मे ऑफ 7 और आज सैटरडे के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो चीज़ सिलेबस में है हमारे, है ना, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, या फिर जो बार बार रिपीटेड वे में चल रही है उसको डेली डेली डिस्कस करने का नहीं बनता, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। या फिर कई बार मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आपका आज का मेंस का जो क्वेश्चन है वो क्या है? ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, तो आपने इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिख के भेजना है। बहुत काफ़ी बच्चे हैं जो लिख के भेज रहे हैं, काफ़ी बच्चों का पेंडिंग भी पड़ा है चेक करने को, लेकिन आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी चेक करके आप सबको वापस से भेजा जाए। और इसका अगर मॉडल आंसर आप चाहते हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी जितनी भी न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट मतलब जो सिलेबस का पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? एडिटोरियल को। ठीक है जी, तो अगर तो आपको एडिटोरियल देखना है तो आप लास्ट में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा न्यूज़पेपर देखिए, आपको काफ़ी अच्छी न्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट देखने को आज मिलेंगी। अब देखिए, पहली न्यूज़ है यहाँ पे, दिल्ली बीजेपी लीडर बग्गाज अरेस्ट बाय पंजाब पुलिस सेट्स ऑफ ड्रामा। ये जो न्यूज़ है हमारे एज सच कोई काम की नहीं है, लेकिन फ्रंट पेज पे पहली न्यूज़ थी तो मैं सिर्फ हेडिंग इसकी पढ़ रहा हूँ, हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू GS2, जहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर सकते हैं और इंटरनेशनली क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नंबर 1 यहाँ पे क्या है? कोविड होल्ड्स अप हैंगजू एशियन गेम्स। जो 19th एशियन गेम्स है दैट वर सेट टू बी हेल्ड इन दी चाइना सिटी ऑफ दी हैंगजू इन सितंबर, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने बोला जो चाइना है वो स्प्रेड ऑफ कोविड-19 केसेस से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लॉकडाउन लगाया हुआ है। अभी नंबर 2 यहाँ पे पोजीशन क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया सेड फॉलोइंग अ मीटिंग विद द चाइनीज ओलंपिक कमेटी दैट द एशियन गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन सितंबर, वो पोस्टपोन कर दिया गया। मोर ओवर जो एशियन यूथ गेम्स थी, नंबर 3 पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या बताया? 19th एशियन गेम्स, और ये एशियन यूथ गेम्स इसको भी चाइना में होना था दिसंबर में, इसको भी कैंसिल किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स विच चाइना वाज होस्ट हैज़ ऑल्सो बीन पुट ऑफ। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन सेट दी गेम्स टू बी हेल्ड इन दी चेंगडू इज़ लाइकली टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। तो आपने याद रखना। और ये किया क्यों जा रहा है? चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी को, जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो आपने बार बार सुनी होगी, मतलब ज़ीरो केस होने चाहिए कोविड के, उस तरह का स्ट्रिंजेंट यहाँ पे लॉकडाउन हमें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बतागा जिस टाइम पे हर एक कंट्री को मतलब इन्होंने तो क्या कि जब हमें पता चल गया था कि ओरिजिन ऑफ दी जो है वायरस क्या है, अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम मान के चलते हैं चाइना को, तो जिस टाइम पे हर एक बंदा लॉकडाउन लगा के बैठा था ये आराम से बैठे थे, लेकिन अभी कंडीशन जो है वो उल्टी हो चुकी है, ऑपोजिट है। जो लॉकडाउन है वो चाइना में लगा हुआ है, बाकी जगहों पे मोस्टली जो लॉकडाउन है वो खुल चुका है। अभी नंबर 2 जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज़ अगेन रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज विद द कंसर्न विद द GS3 ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री। ठीक है जी, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है? गोताबाया डिक्लेयर्स इमरजेंसी येट अगेन। तो मैं यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा ऑन फ्राइडे डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी for the second time in little over a month amid escalating citizen protest and massive trade union action in the wake of an unprecedented economic crisis। ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे हुए हैं, उस चीज़ का रीज़न क्या क्या है, कुछ 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपने याद रखने और मेंस में कोट कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट वहाँ पे बने जो गोतबाया, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ प्रोमिस किए थे कि जो टैक्सीज है मैं उसको क्या कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर दूंगा। तो अगर आप यार टैक्सीज डिक्रीज़ कर रहे हो, अगर तो अब आपके पास अनलिमिटेड मनी है, आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा टूरिज्म या कुछ भी सेक्टर है, फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो रिसिप्ट है, मतलब जो रेवेन्यू पार्ट है गवर्नमेंट का, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। नंबर 2 हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, एक और जो चीज़ इन्होंने प्रॉमिस किया था वो ये था
कि पूरी जो कंट्री है उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक बना देंगे। तो इन्होंने एक दिन रात को ऐसे ही बोल दिया कि भाई जो श्रीलंका है वो पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बनेगा, फर्स्ट कंट्री जो कि ऑर्गेनिक कंट्री बनने वाला है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो डिज़ास्टर है या फिर हम बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी जितनी भी रिलेटेड टू श्रीलंका, वो क्या हो जाती हैं, वहाँ पे शॉर्टेजेस आनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ 2 रीज़न थे जिसकी वजह से ये हुआ। नंबर 3 रीज़न रहा कि जो टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से फ्लरिश कर रहा था श्रीलंका में, वो डिक्रीज़ हो गया। 2 चीज़ें हुई उसमें, एक तो लॉकडाउन और दूसरा वहाँ पे जो चर्च में अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके बाद में जो टूरिज़्म है वहाँ पे कम हो गया। तो ये 4 से 5 पॉइंट है, मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। मोर ओवर वहाँ पे जो ब्लैक भी की जाने लगी, करेंसी की ब्लैक की जाने लगी, इधर उधर से चीज़ों की ब्लैक की जाने लगी, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर प्रॉब्लम आती हमें दिखाई दी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हम उसकी तरफ चलते हैं। अगेन दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2 कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको पता है कि कुछ जो टसल है वो चल रही है सेंट्रल दिल्ली के बीच में। आज वाली न्यूज़ में तो कुछ खास नहीं दिया गया। हाँ, अगर कभी एडिटोरियल आता है कल को या फिर कभी भी न्यूज़ आती है दोबारा से, इसको अगेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस न्यूज़ कि किस तरह की जो यहाँ पे टसल है वो सेंट्रल दिल्ली में चल रही है। इससे पहले एक एक्ट आया था, अगर आप देखना चाहते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली GNCTD करके एक एक्ट है, जिससे जो पावर है वो जो दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर या चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, उनके पास जो भी पावर थी वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसके पास में, मतलब पावर ट्रांसफ़र तो नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बिल पास किया इन्होंने तो वो क्या था कि सारी चीज़ों पे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसको होल्ड कर सकता था या प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस चीज़ से उनको पता चला कि भाई जो पावर है कि हमें पहले एक तरह से किसको पूछना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे पूछना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूछना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, हमें ये चीज़ पता लगती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी हमने डिस्कस किया, पहली 3 न्यूज़ हैं यहाँ पे, इसको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। श्रीलंका वाले क्राइसिस बहुत बड़े हैं, इसको याद रखिएगा, मेंस का आंसर आपका बढ़िया बनेगा। नेक्स्ट अगर न्यूज़ के हम डिस्कशन करें तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है इसरो यूनिक गोल फॉर दी विनस मिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2024 में हम विनस मिशन जो है इसरो कंडक्ट करेगा। इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एज सच यहाँ पे नहीं दी गई कि विनस मिशन में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बस इन्होंने एग्जाम्पल दिया चंद्रयान-1 मिशन का, जिसमें एक अच्छे वे से उन्होंने काम किया था चंद्रयान-1 में, कि डिस्कवरी ऑफ वाटर किया था ऑन दी मून। इससे पहले US साइंटिस्ट पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया है उसने एक अच्छे तरह से वहाँ पे काम किया और वहाँ से जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता चला। जो हमारे चेयरमैन हैं आज करंटली जो इसरो के, वो हैं S सोमनाथ। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर सोमनाथ के, उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था PSLV को बनाने के लिए, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए, एंड दी GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए। उन्होंने GSLV MK3 प्रोजेक्ट है जो 2003 में ज्वाइन किया और इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे 2010-2014 में वो रहे वहाँ पे। वो एक एक्सपर्ट है इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, और लेटर ऑन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेजेस फॉर दी GSLV। तो आपने याद रखना PSLV, GSLV MK3 प्रोजेक्ट, और जो हमने क्रायोजेनिक स्टेजेस बनाई इंडिजिनस GSLV की, वो भी इनका उसमें बहुत बड़ा जो है पार्टिसिपेशन है, एंड दैट्स वाई इनको इसरो का चेयरमैन बनाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो एडिटोरियल लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सारी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक कोई जो हाई कोर्ट में गए थे कि भाई हमें क्या करना है, जो अजान है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैं वही बता रहा हूँ कि हु वांटेड परमिशन टू प्ले लाउड स्पीकर फ्रॉम अ मॉस्क ड्यूरिंग अजान, तो द इस्लामिक कॉल फॉर द प्रेयर एट अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि लाउड स्पीकर इन मॉस्क इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ बोल के ही जो है विदाउट लाउड स्पीकर वो कर सकते हो, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। नॉट ओनली इन द मॉस्क, वो टेम्पल में या किसी और जगह पे भी अगर अनवांटेड लाउड स्पीकर लगे हों तो उनको उतारने का जो ऑर्डर है वो दिया गया है, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी।
तो आगे बात करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है इटली इंडिया डिस्कस यूक्रेन एनर्जी और G20 कोऑपरेशन। देखिए, इटली इंडिया ने डिस्कस किया यूक्रेन और एनर्जी और यहाँ पे G20 की कोऑपरेशन। यूक्रेन के बारे में डिस्कस करते हुए यही बोला कि हमारे मिनिस्टर ने या फिर उनके मिनिस्टर ने कि यूक्रेन के जो क्राइसिस है वो बुरे हैं और जो वॉर का एंड है वो किसी की भी जीत नहीं हो सकती। एनर्जी के बारे में चर्चा की और बाद में G20 कोऑपरेशन के बारे में। G20 कोऑपरेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, जो G20 है वो एक एनुअल मीटिंग है। ऐसा कुछ सच मतलब ऑर्गेनाइजेशन करके नहीं है, एक एनुअल मीटिंग है जो कि वो कंट्रीज़ की मीटिंग है जो कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज है। नंबर 2 यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मेंबर्स है अकाउंट फॉर दी 85% ऑफ दी वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो G20 समिट है इज़ फॉर्मली नोन एज दी समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड दी वर्ल्ड इकॉनमी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997-1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे G7 फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं जो वो एग्री कर जाते हैं कि हम G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग करवाते हैं 1999 में। अभी हमें जो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि इनकी कौन कौन सी कंट्री इसका पार्ट है, मतलब ग्रुपिंग करके पूछा था। बड़ा अच्छा, बड़े सेंसिबल सा क्वेश्चन था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे G7 की बात की जाती है, फिर G8 की, फिर यहाँ पे G20 की। G7 का अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, कुछ G7 में ऐसी कंट्रीज आती है जो कि आपको पता भी होगी अगर आप प्रिपरेशन अच्छे वे से कर रहे हो, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल कंट्रीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है विच आर पार्ट ऑफ द G7। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से याद करना चाहते हैं, देखिए US कनाडा इकट्ठा है, उसके बाद में इटली और जापान को आप याद रखिएगा। और आपने अगर World War I या World War II पढ़ी हुई हैं तो उसमें आपको पता होगा कौन किसके साथ था, तो उस तरह के कम्बिनेशन में यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं UK फ्रांस, ठीक है, और बाद में अगर हम बात करें जर्मनी जापान इटली, या ऐसे आप याद रख सकते हो यूके फ्रांस के साथ में USA आता है और फिर कनाडा, उसका ऊपर वाला कंट्री आपने याद रखना है। फिर G8 में कौन प्लस यहाँ पे अगर हम कर दे रशिया तो ये G8 बन जाता है। G20 बनाने के लिए यहाँ पे टर्की आएगा, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो ये G20 कंट्रीज है, G7 और G8। हमने 3 चीज़ें की हैं यहाँ पे, और आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपने यहीं पे इसको याद करके अपना रिवाइज करना है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट दी G20। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद द GS2। ये तो अभी आपको पता चल ही गया होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अगेन GS2 एज वेल एज GS3, जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं, या फिर हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला नो मोर बॉडी पुशिंग एट LAC, सिचुएशन स्टेबल, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी यहाँ पे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे है, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी यहाँ पे बोलते दिखाई दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि LAC क्या है और LOC क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैं इस फेज़ को यहाँ पे, पहली तो यहाँ पे समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर इस लाइन को इस तरह से हम बढ़ा दें तो ये वाला जो मैं यहाँ पे रेड पार्ट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं साइचिन ग्लेशियर। ठीक है, साइचिन ग्लेशियर नंबर 1। तो पहले तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला जो चीज़ है, इसको हम POK बोल देते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको उन्होंने फोर्सफुली या फिर धोखे से यहाँ हमारे से ऑक्यूपाई कर लिया था। अब इसके लिए एक लाइन ड्रॉ की गई है कि ये आपका मतलब वहाँ पे सीज़ फायर करने के लिए, और ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, उसमें ये डिसाइड किया गया कहाँ पे लाइन होनी चाहिए और कहाँ पे लाइन नहीं होनी चाहिए। तो उसको चलते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई जिसका नाम है LOC। तो दोनों कंट्रीज़ को पता है कि ये मेरा एरिया है और मुझे उधर रहना है और मुझे उधर रहना है, इधर रहना है। हाँ, ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ जो इंट्रूजन है वो होते रहते हैं, लेकिन LOC एक एग्रीमेंट से बनी हुई लाइन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करें, आफ्टर 1962 और यहाँ पे जो लाइन है वो कुछ एग्रीमेंट के साथ में नहीं बनी, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो चाइना है वो हमेशा ये बोलता रहता है दिस इज़ साइचिन, किसी टाइम पे हमारा ही पार्ट होता था, लेकिन अभी ये चाइना ने यहाँ पे जो है इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है इसको। तो अभी चाइना क्या बोलता है कि इस वजह से मैं इधर उधर आता रहता हूँ और हमारी लाइन का हमें इस वजह से नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है कि हमने कभी एग्रीमेंट के साथ में बैठ के इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की नहीं है।
तो ये वाला जो पार्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता ही है, और ऊपर वाला पार्ट है जो लद्दाख है वो आपको पता है कि किस तरह से ये हमारे पार्ट है। लेकिन जो मेजर पोर्शन आप देख रहे हो ये किसको चला गया, एक तो पीओके हो गया, दूसरा साइचिन हो गया, और तीसरा ये जो टेरिटरी है ये पहले किसके पास होती थी, पाकिस्तान के पास, लेकिन बाद में इसको गिफ्ट कर दिया चाइना को पाकिस्तान। तो ये चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 एंड GS2 गवर्नेंस, राइट। तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो फॉल हुई है, लेकिन जो ओबेसिटी है वो राइज होती हमें दिखाई दे रही है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूँ, हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई हुई है उसमें हमारे एक तो मीडियम टर्म टारगेट है और एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट है उसमें जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको हमने कितना करना है, 2.1 करना है। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे टारगेट में इन दी लॉन्ग टर्म टारगेट व्हाट वी कैन डू कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल करना चाहते हैं बाय 2045। तो ये चीज़ पहले तो आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट 2.1 उससे भी हम नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, डिक्लाइन हुआ 2.2 से 2.0 एट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड 5। कुछ ही स्टेट्स है जिसमें ये जो टारगेट है वो ब्रीच हो रहा है या फिर ये अभी अचीव नहीं हो रहा। वो कौन कौन से है, बिहार है, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मणिपुर इन इंडिया विच आर अबव रिप्लेसमेंट लेवल एंड ऑफ द फर्टिलिटी, जो हमने यहाँ पे ऊपर बात की मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की। फिर अगर मैं बात करूं तो जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज हो रही हैं उसका नंबर इंक्रीज हुआ फ्रॉम द 79 टू 89% अक्रॉस इंडिया। रूरल एरियाज में 87% बर्थ्स बीइंग डिलीवर्ड इन द इंस्टीट्यूशन एंड द सेम 94% इन द अर्बन एरियाज। जो लेवल ऑफ स्टंटिंग है वो कुछ थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, लेकिन इस पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और लास्टली जो ओबेसिटी है वो राइज हुई है, जो प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज in National Family Health Survey 5 at the national level. It increased from the 21% to 24% among women and 19% to 23% among men. तो ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक और जो इन्फॉर्मेशन है, मोर देन a third of women in Kerala, Andaman Nicobar Islands, Andhra, Goa, Sikkim, Manipur, Delhi, Tamil Nadu, Puducherry, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आर ओवरवेट और ओबीस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखनी है, ये डेटा आपने याद रखना है। ठीक है जी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो सोर्स इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज कोई खास और न्यूज़ नहीं आई है, इस वजह से हम आज क्या डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में सबसे पहले तो बड़ा ही एक फ़नी सा इंसिडेंट क्या हुआ है, फ़नी या फिर वी कैन से के ध्यान जो नहीं दे रहे पुलिस वाले या फिर जो भी प्रॉब्लम लोगों को दिख रही है। यहाँ पे एक आयरन ब्रिज था बहुत ही बड़े लेवल का, उसको ही दिन में ही चोरी कर लिया गया और यहाँ पे किसी को नहीं पता चला। और जो विलेजर्स हैं वो सुबह आते हैं या फिर वहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे तो ब्रिज हुआ करता था एक, वो गायब हो चुका है, वो चोरी हो चुका है। ठीक है जी, तो ये एक था, लेकिन ये पूरी केस स्टडी है, वहाँ पे लिखा हुआ है किस किस तरह से चोरी किया, ये वो फलान ढूंढाना, तो वो हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है उस एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिस एडिटोरियल इज रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंटल सेक्शन एंड हाउ GS3 इन्वायरमेंटल सेक्शन के साथ ये रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इन्वायरमेंटल एडिटोरियल और वी कैन से द इशू इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द GS3 another topic of economics, right? And now this will be also impacting the GS2 governance, और for this जो हमारा अपनी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ स्कीम्स है जो वो लॉन्च करेंगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ GS2 और द GS3। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हेल्थ और लाइवलीहुड है आर कैटास्ट्रॉफिक एज अ थर्ड ऑफ द साउथ एशियस पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द आउटडोर वर्क। और आउटडोर आपको पता है कि किस तरह से आग लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, हीट वेव्स है जो वो बहुत ही अच्छे वे से आपने को पता लग रहा होगा कि किस तरह से जो गर्मी है वो इंक्रीज होती हमें दिखाई दे रही है। तो उनके लिए कुछ सेफ्टी नेट्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। सेफ्टी नेट्स का मतलब कि पहले ही जो है हमें सेफ्टी की तरफ जाना है, सेफ साइड की तरफ जाना है। नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अ हॉटर फ्यूचर इन दी साउथ एशिया, जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हैं उन्होंने हिट स्वेथीज ऑफ द इंडिया, नॉट ओनली नदर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, न्यू दिल्ली, बट यहाँ पे वो किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जो IMD है वो उसने बोला ये तमिलनाडु को भी यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं हम दिखाई देते हैं। मतलब साउथ इंडिया में जो हीट वेव्स है वो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रही हैं।
नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहली बार हुआ है कि दिल्ली में जो टेम्परेचर है अप्रैल के मंथ में के 72 ईयर्स में, मतलब सेकंड टाइम हुआ 48.2 डिग्री सेल्सियस हुआ। और जो गुड़गांव है जो नेबरिंग हरियाणा में, फर्स्ट टाइम 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखने को मिला, विच इज़ वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। और आपको पता है हमारी कंट्री में जो लेबर है वो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, और जो लेबर है वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर आउटडोर। तो जिसकी वजह से आफ्टरनून में जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस चीज़ के लिए जो इम्पैक्ट है, जो क्रेडिट है वो किसको दिया जा रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, जिस चीज़ की वजह से जो वार्मथ है वो हमें ग्लोबल वार्मिंग में मतलब कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे हीट वेव्स आती हमें दिखाई देती हैं। इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो क्या होएगा? हाई इकोनॉमिक लॉसेस। ऑब्वियसली जब लोग बाहर काम नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, और इंडिया है जो वो लार्जेस्ट हीट एक्सपोजर इम्पैक्ट साउथ एशिया में, इस तरह से इसके इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो 2/3 ड्यूरिंग द जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉसेस हैं यहाँ पे हमें पता चलता है वो $1.6 ट्रिलियन होंगे, अगर इसी तरह से जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होता हमें दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरह से हमें करना क्या चाहिए? अडेप्टेशन इज़ दी एसेंशियल। हमें अडेप्टेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो क्लाइमेट मिटिगेशन है या फिर डीकार्बनाइजेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि वो आप बात कर रहे हो बहुत लंबे टाइम के बाद में, आपको इस चीज़ के बारे में पहले बात करनी चाहिए थी। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अभी जो है अपना इम्पैक्ट दिखा के ही रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप आज ठीक करना स्टार्ट करोगे आज ही ठीक हो जाएगा, तो इसको टाइम लगेगा। नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है, रिस्पॉन्स टू करंट प्लाइट ऑफ आउटडोर वर्कर्स कैन बी अप्लाई टू क्लाइमेट अडेप्टेशन। और इनको फाइनेंशियल ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। जैसे फाइनेंशियल ट्रांसफ़र वो कहते हैं हम करते हैं टारगेटेड टू दी हेल्प फार्मर्स, प्लांट ट्रीज, इक्विपमेंट बाई करने के लिए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहें तो फाइनेंशियल ट्रांसफर हम कर सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कौन से फैक्टर्स की तरफ फोकस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहली चीज़ तो रिड्यूस करनी चाहिए हमें जो हैवी वाटर यूजेज है थ्रू दी ड्रिप इरीगेशन। फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कम करना चाहिए, स्टबल बर्निंग को कम करना चाहिए, जिससे जो कूलिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होएगा। अर्बन जो एरियाज़ है उनको ग्रीनरी वहाँ पे जो है हमें देनी चाहिए, जैसे वहाँ पे अगर ट्रीज़ लगा दें हम, या कोई भी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलके काम करना चाहिए, जिससे अगर कोई भी इकोनॉमिक लॉस या फिर कोई भी लॉस होता है तो वो इंश्योर्ड हो चीज़ें, ऐसा यहाँ पे बात की जा रही है। और ये इकोनॉमिक लॉस होएगा क्यों? ड्यू टू दिस हीट वेव और दी चेंजिंग टेम्परेचर। अब प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए? दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड कंक्लूजन, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ऑफर करता है बहुत ही तरह की सब्सिडीज़, जैसे कि केरोसिन सब्सिडीज़ ये वो, लेकिन ये पुअरली टारगेटेड रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको डिसएडवांटेज्ड जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या फिर लेबर इंटेंसिव या फिर लेबर है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उन पे काम करना चाहिए और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनका इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल ट्रांसफर्स करने चाहिए, ताकि वो एक अच्छे वे से वहाँ पे अपना जो ज़िंदगी है वो व्यतीत कर पाए। सो दिस एडिटोरियल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आप पोस्ट करके या फिर किसी भी तरह से इसका डेटा जो वो आप लिख सकते हैं। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2 गवर्नेंस, जहाँ पे बात की जा रही है काउ स्लॉटर की, और यहाँ पे जो बात की जा रही है यहाँ पे मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है। लास्ट पैराग्राफ क्या है? इन 2005 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो DPSPs है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको सबको मतलब एक्टिवेट करना चाहिए 48A और 51A, जिसमें लिखा क्या गया है जो स्लॉटर ऑफ काउज है वो गलत है और इस चीज़ को रोकना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी चीज़ों में हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बोली जा रही है, इसी चीज़ को एक बेस बना के जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज बनाए, और जिस चीज़ का इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? मुस्लिम्स और ट्राइबल्स पे पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों की ये डाइटरी हैबिट्स हैं। अभी पहले क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पहले क्या होता था कि जो काउज एनिमल हस्बेंड्री को काम नहीं दे रही तो उसको स्लॉटर कर सकते थे, लेकिन अभी मेजरली हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी काउ को स्लॉटर करने या फिर काउ, नॉट ओनली काउ, हम यहाँ पे कैटल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउ वर्ड यूज़ करना मुझे लगता है गलत है, कैटल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। किसी भी कैटल को स्लॉटर करना कि भी महंगा पड़ सकता है, किसी किसी केसेस में आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग हो जाती है। मैक्सिमम काउ के लिए आई नो, बट
जो है वो कैटल के लिए भी आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 4 स्टेट्स राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, इन्होंने लॉज पास किए अगेंस्ट लिंचिंग आफ्टर मैनी सच इंसिडेंट्स, जो देखे गए कि भाई जो लिंचिंग है वो की जा रही है। सो एक सिविल सोसाइटी मध्य प्रदेश में मस्ट डिमांड जस्टिस फॉर द इंजर्ड एंड डेड ट्राइबल मैन एंड रिटर्न टू द रूल ऑफ लॉ इन विच सच murderous act do not got unpunished. It is the time for judicial rethink on the legislation around the cattle slaughter. तो ये जो आर्टिकल है आपने याद रखना है और किस वजह से इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा हम देख सकते हैं। फ्यूचर आर्टिकल अगर कोई आता है इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ इट, यहाँ तक ही था आज। काफ़ी कम न्यूज़ और एडिटोरियल हमने सारे डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आपने याद रखना है, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको एम्पावर किया जाए, और एम्पावर किस वे में कि आपको पता लगे किस चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है, और ना कि बार बार रिपीटेड वे में हर एक चीज़ को बार बार हम डिस्कस करते रहें और आपका टाइम वेस्ट करें, है ना। तो टाइम को हमने सेव करना है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में जो न्यूज़पेपर है उसको कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।